नीट के मॉक टेस्ट में अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है या फिर मार्क्स स्टक हो गया है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि मार्क्स कम आने का क्या क्या रीज़न हो सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो आपको क्या करना है, जो जो रीज़न बताएंगे उन सब रीज़न में आपका रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करना है और उसका जो सॉल्यूशन बताएंगे उस सॉल्यूशन पर आपको काम करना है, तो आपका मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगेदुल। सो सिंपली आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उस सॉल्यूशन पे आपको काम करना है। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो पहला रीज़न तो यह है कि टेस्ट नॉट अटेम्प्ट प्रॉपरली। ठीक है, आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका मार्क्स कम आ रहा है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, तो आपको एक स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए हमेशा पहले से, टेस्ट देने से पहले, कि हम किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है जो सबसे आपका स्ट्रांग है। ठीक है, आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। ठीक है, और पेपर को 3 राउंड में करना है। ये 3 राउंड क्या है, देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किए। केमिस्ट्री से जो स्टार्ट किए तो आप क्वेश्चन जो पढ़ेंगे तो उसमें जो इजी लगेगा, ठीक है, जो देखते ही बन जाए या फिर मतलब छोटा मोटा कैलकुलेशन हो, ठीक है, जो इजी हो, आसानी से बन जाए तुरंत, तो उसको पहले करना है। ठीक है, इजी वाला कर लिए तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारा क्वेश्चन तो पढ़ के जाएंगे, तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, जो जो इजी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए और टिक मार दीजिए। और जो मॉडरेट है, मतलब कि क्वेश्चन बनेगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको अभी मत बनाइए। ठीक है, उसमें एम लिख लीजिए या कुछ भी लिखिए, आपको पता चले कि ये मॉडरेट है। ठीक है, मतलब आपसे बन जाएगा बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो टफ है, मतलब कि आपको लग रहा है कि ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको टी लिख लीजिए या टफ लिख लीजिए या फिर डिफिकल्ट, कुछ भी एक इंडिकेट कर दीजिए कि ये मॉडरेट है, ये टफ है। ठीक है, ऐसे करके तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ईजी है वो वाला कर लीजिए फर्स्ट राउंड में, और मॉडरेट और टफ को वो लिख दीजिए उस क्वेश्चन के ऊपर कि जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन टफ है तो यहाँ पे टी लिख दीजिए, या डिफिकल्ट है तो डी लिख दीजिए या फिर टी लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, आपको बस पता चले। ओके, नाउ मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन मॉडरेट है तो एम लिख दीजिए, ऐसे करके कुछ कुछ इंडिकेट कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट राउंड में आप इजी वाला क्वेश्चन बना लिए। अब सेकंड राउंड में केमिस्ट्री का ही, ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आपका कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मान लीजिए फिजिक्स है तो आपको फिजिक्स से स्टार्ट करना है। तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट वाला क्वेश्चन बनाना है। तो जो जो एम लिखे थे वो सारा को आप बना लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का ही, ठीक, बना लिए। नाउ अब टफ वाला छोड़ दीजिए, अब सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप ले लीजिए। आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कि आपका बायो है, ठीक है, तो बायो का भी सेम वही करना है। पहले क्या करना है, जो इजी वाला है वो क्वेश्चन बना लीजिए और मॉडरेट और टफ को लिखते जाइए। फिर सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, मॉडरेट वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब थर्ड राउंड अभी नहीं करना है। ठीक है, तो टफ वाला इसमें भी छोड़ दीजिए। अब फिर क्या कीजिए, जो वीक सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए फिजिक्स वीक है, ठीक है, तो उसका भी क्या करना है, इजी वाला बना लीजिए। मॉडरेट और टफ को फर्स्ट, मतलब मॉडरेट को सेकंड राउंड में बनाइए और टफ वाले को छोड़ दीजिए। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जितना भी क्वेश्चन आपसे बन सकता था, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन बन गया। ये आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। तो केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी का और फिजिक्स का सारा मॉडरेट और इजी वाला क्वेश्चन कर लिए, ये आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। अब जो टफ बचा उसको थर्ड राउंड में करना है। ठीक है, अब थर्ड राउंड में आपको देखना है ये कि ये सारे टफ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सारा टफ में से कौन सा क्वेश्चन सबसे जल्दी बनेगा हमसे और किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बनने का, उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टफ वाला बनाते जाइएगा उतना ज़्यादा आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडरेट और इजी वाला आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा और टफ वाला आपका रैंक डिसाइड करेगा। ओके, तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ लिए। ओके, नाउ दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि
नॉट एनालाइज द पेपर। ठीक है, आप जब टेस्ट देते हैं तो पेपर का एनालिसिस ही नहीं करते हैं। पेपर का एनालिसिस करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर को आप जब भी आप पेपर दिए, ठीक है, पेपर को देने के बाद हाफ एन आवर बाद ही आपको पेपर का एनालिसिस स्टार्ट कर देना है। अब पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, तो क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन रॉन्ग था उस वो, और जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो नॉट अटेम्प्टेड, रॉन्ग, नॉट अटेम्प्टेड, और एक क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन को बांट दीजिए ना। उसको ये आंसर की से मैच करने के बाद 3 सेक्शन में बांट दीजिए, रॉन्ग, नॉट अटेम्प्टेड और एक जो राइट है, मतलब जो सही हुआ। ठीक है, अब जो रॉन्ग हुआ उसका रीजन को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आंसर की से मैच कर लीजिए, उसके बाद आपको रीजन फाइंड आउट करना है। जैसे रॉन्ग का रीजन फाइंड आउट कीजिए कि ये क्यों रॉन्ग हुआ, ये इसमें सिली मिस्टेक हुआ मेरे से, या फिर कंसेप्चुअल एरर था, मतलब कंसेप्ट ही पता नहीं था, या फिर हम OMR में ही गलत भर दिए, मतलब बी ऑप्शन सही था, हम OMR में C भर दिए, या फिर सिली मिस्टेक था, क्या था, रीजन क्या था। ठीक है, तो उसको रीजन को फाइंड आउट कीजिए, या फिर आप तुक्का मारे थे, क्या रीजन था, उस रीजन को फाइंड आउट कीजिए। अगर आप कुछ मिस्टेक किए उसमें, ठीक है, तो उस मिस्टेक को एक कॉपी बनाइए और उस मिस्टेक को कॉपी में लिखिए, मिस्टेक कॉपी में। ठीक है, और जो दूसरा टेस्ट देने जाइएगा तो उसको पढ़ के जाइएगा, जो मिस्टेक किए, तो दोबारा मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट मतलब हफ्ता में 2 ही दीजिए, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। ठीक, रीजन, तो एनालिसिस कैसे करना है समझ गए। रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्यों रॉन्ग है, उसका रीजन को फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक को लिखिए मिस्टेक कॉपी में। फिर जो नॉट अटेम्प्ट, आप अटेम्प्ट नहीं किया, उसका रीजन को फाइंड आउट कीजिए कि क्या रीजन हो सकता है कि मतलब हम अटेम्प्ट नहीं किए, या तो नहीं पढ़े थे, या तो फिर आप फॉर्मूला भूल गए, या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है आपका। तो आप रीजन को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, तो कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ अब आता है कि जो सही हुआ था, क्वेश्चन सही हुआ था, तो उसमें देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी तरह जुगाड़ लगा के हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन था कि आप 100% एकदम कॉन्फिडेंस थे कि हाँ ये ऐसे बनेगा और वैसे उसका आंसर सही आ गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ कन्फ्यूजन रहता है फिर भी क्वेश्चन सही हो जाता है, तो उसको दोबारा से आपको बनाना है। ठीक है, दोबारा से बनाना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है कॉन्सेप्ट पढ़ के दोबारा से बनाने का। अगर नहीं बना तो लास्ट में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आप तुक्का मार के सही किए थे। ठीक है, अगर तुक्का मारे हैं तो दोबारा से उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये हो गया दूसरा रीजन। ना अब देखते हैं तीसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है, सिलेबस नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था आपका। सो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी तो नीट के लिए बहुत कम टाइम है, तो अभी आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पिछला वाला सारा दिन भर पढ़ना है, 1 घंटा आप निकालिए ऐसा कि जो नया चीज़ है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो नया चीज़ कैसे पढ़ना है, मान लीजिए आपका 3 चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 चैप्टर में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो टॉपिक बस पढ़ना है आपको। ठीक है, अभी ऐसा मत कीजिए कि शुरू से अंत तक पढ़ना शुरू कर दीजिए, काहे कि अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। नया चीज़ पढ़िएगा तो पिछला वाला कब रिविजन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी या तो 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, या फिर आपको मतलब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में वो कीजिए। और जो 3 चैप्टर मान लीजिए छूटा हुआ है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है उसको देखिए। ठीक है, वो अगर कंप्लीट हो गया उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक सब, तो दूसरा चैप्टर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। ठीक है, ऐसे करके आप सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपको पुराने वाले जो भी आप पढ़ा हुआ है आपको उसको रिविजन करना है प्रॉपर। ओके, नाउ अब क्या है, रिवीजन नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है कि आपका रिवीजन ही पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट करके गए थे, पढ़ा हुआ है बट रिवीजन नहीं कंप्लीट करके गए थे, तो रिवीजन को देखिए। अगर आपका मार्क्स मान लीजिए कि 350 to 450 के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन 1 हफ्ता के लिए आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक है, टेस्ट देना छोड़ दीजिए 1 हफ्ता के लिए। कंप्लीट जितना भी शॉर्ट नोट्स है, जितना मतलब सारा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स को एक बार पूरा पढ़िए। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद 1 हफ्ता पूरा रिवीजन कीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर आप दूसरे वीक से टेस्ट दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ता पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरे वीक से आपको टेस्ट देना है। नाउ
कांट रिकॉल इमीडिएटली इन एग्जाम और फॉरगेट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब याद नहीं कर पाते हैं कि अरे यार वो फार्मूला क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या था। मतलब कॉन्फिडेंस आपका लैग हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर में आपको रिकॉल नहीं हो रहा है एग्जाम हॉल में। वही चीज़ आप जब रूम में आके क्वेश्चन करते हैं तो बन जाता है, वहाँ पे नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, रिकॉल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो कि हम भी फॉलो करते थे। ओके, और बहुत सारे टॉपर भी इसको फॉलो करता है। जब भी जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद एक बार आप क्या कीजिए, आंख बंद करके क्या क्या पढ़े वो चीज़ को याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, याद कीजिए तो बहुत दिन तक याद रहता है। ये मेरे केस में बहुत ही फायदा किया था, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके याद करना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए फिर से, फिर आंख बंद करके याद कीजिए कि क्या क्या पढ़े थे। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स, देखिए सिली मिस्टेक क्यों होता है, जब आदमी का मतलब माइंड, मान लीजिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन में माइंड है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो सिली मिस्टेक मतलब अब्सेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। ओके, तो इस तरह से आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे ना तो धीरे धीरे सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन बच जाता है, टाइम ही खत्म हो जाता है, या फिर प्रेशर के वजह से मतलब क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे 2018 का पेपर उठा लीजिए और उसको 3 आवर्स के अंदर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइम बाउंड्री के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ को खत्म कर सकते हैं। नाउ अब आता है कैलकुलेशन एरर। सो जब मल्टीपल टेस्ट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रिपीट सेम मिस्टेक। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को, एक ही मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं तो बार बार इससे भी आपका कम नंबर आ सकता है। तो बार बार ये चीज़ कैसे खत्म हो सकता है, जब भी आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, क्या मिस्टेक्स किए थे। ठीक है, तो वो मिस्टेक कॉपी में आप लिख लिए जब, तो दोबारा जब टेस्ट देने जाइएगा तो उसको पढ़ के अगर जाइएगा तो वो चीज़ आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये सारा रीजन्स है, इस रीज़न को, इनमें से आपका कौन कौन सा रीज़न है उस रीज़न को फाइंड आउट कीजिए और जो सॉल्यूशन बताए इस पे काम कीजिए, तो धीरे धीरे आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी मतलब 400 नंबर आ रहा है और दूसरा टेस्ट में आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा। 400 आ रहा है तो 450 होगा, दूसरे तीसरे में 500 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, एक ही बार में नहीं बढ़ता है। तो अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लाइफ चेंजिंग टाइम होता है। तो बहुत ही मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अगर एक अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं ना तो लाइफ बहुत ही टफ हो जाता है, और अगर अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो लाइफ बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए अभी क्या करना है, ये लाइफ चेंजिंग आपका टाइम है, बहुत ही मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, जितना भी टाइम है इसमें पूरा जी जान लगा दीजिए। ओके, टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है या फिर टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो देखना है डिटेल वे में तो आप देख सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये टेस्ट को अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटजी है, टेस्ट को एनालिसिस करने का क्या स्ट्रेटजी है, जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, ये सब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई अल्टीमेटली आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना, तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, एनालिसिस करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रेटजी अभी आप मॉक टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मान लीजिए जो स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम स्ट्रेटजी आपको क्या करना है, वहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में, और हर एक मॉक टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम की तरह लीजिए। ठीक है, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट एज ए फाइनल एग्जाम एंड ट्रीट फाइनल एग्जाम एज ए लास्ट मॉक टेस्ट। ओके, सो आपको हर मॉक टेस्ट को ट्रीट करना है कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।